हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और मैं आज मैंने स्टार्ट करी थी इंग्लिश लैंग्वेज की सीरीज, उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 3, दैट इज ऐसे, आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग। अब देखो, स्टार्टिंग से मैंने आप लोग को बताया है जिसकी लोग लैंग्वेज को लेके बड़ा परेशान रहते हैं कि मैम लैंग्वेज बहुत बड़ा भूत टाइप का लगता है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, समझ नहीं आता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से अभी बताया है कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कन्वीनियंट वे में, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं आपको पूरा लैंग्वेज के जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं वो मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगी इस सीरीज में। तो अभी तो आज हम लोग का लेसन नंबर 3 है, तो अभी हम लोग आज के लेसन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। देखो, टॉपिक है ऐसे, आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग। आप लोग बचपन से ही ऐसे लिखते आ रहे हो, बचपन से एज इन क्लास 6 से आप लोग का स्टार्ट हो जाता है। आपको मान लो मैंने टॉपिक दे दिया, बेटा आप लोग को दशहरा पे एक ऐसे लिखना है, या फिर दिवाली पे ऐसे लिखना है, होली पे ऐसे लिखना है, स्कूल पे अपने ऐसे लिखना है। तो आप लोग इतना भर भर के लिखते हो। अब बचपन में तो आप लोग को दे दिया जाता था कि बेटा इन तीनों में से आना है कोई एक टॉपिक, और आपको उसको याद करके आना। तो तब आप लोग रट्टाफिकेशन करते थे। बट अभी आप लोग को रट्टाफिकेशन नहीं करना है, क्योंकि थोड़े से मैच्योर हो रहे हो। तो अपने दिमाग से आपको क्या-क्या चीज़ें समझ में आती हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, कैसे लिखना है, कैसे उसको अपीलिंग बनाना है कि जो आपका एग्ज़ामिनर है, वो उसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत पड़े ही ना। अब ऑल्दो ये बात तो फैक्ट है कि पूरा का पूरा एक-एक लाइन तो कोई नहीं पढ़ता है, बट आपको अपनी प्रेज़ेंटेशन इतनी अपीलिंग रखनी है कि सामने वाला इंसान बिना पढ़े ही आपको अच्छे खासे मार्क्स दे दे। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ फुट पॉइंट्स के बारे में, जो कि आप लोग को दिमाग में रखने पड़ेंगे ऐसे आर्टिकल या फिर रिपोर्ट राइटिंग लिखने के पहले। तो चलो पहले हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग से ऐसे के बारे में, तो ऐसे यूजुअली इसका मतलब क्या होता है, जब कभी भी आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिखना होता है, जहाँ पे आपको अपनी इंटरप्रिटेशंस लगानी होती है, आपको अपने दिमाग से चलना पड़ता है कि हाँ, इस टॉपिक के बारे में हम क्या-क्या जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो दिमाग में ये रखो कि ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, जहाँ पे आपको पहले से अब नहीं बताया जाएगा। जैसे अगर मैं 9th 12th क्लास की बात करती हूँ, ठीक है? अगर मैं स्पेसिफिकली 9 टू 12 की बात करूँ, तो क्या आप लोग को बताया जाता है कि ऐसे में टॉपिक आ रहा है? आपको बोलेंगी मैम कि बेटा ये टॉपिक आ रहा है, इसको याद रख लेना, ठीक है? इसी को पूरा रट के आना है और यही आप लोग को एग्ज़ाम में आने वाला है, ये तो होता नहीं है। अब इन सब में बच्चों को हो जाती है कन्फ्यूजन, और ये तो मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है, पर्सनली मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम टाइम पे इतना प्रेशराइज़ हो जाते हैं ना, उनको समझ नहीं आता, क्योंकि उनके पास बल्क में चीज़ें रहती हैं। अदर सब्जेक्ट्स भी हैं और फिर लैंग्वेज के और भी सारे टॉपिक्स हैं, लिटरेचर हो गया, हिंदी हो गया, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को हैं। तो उनको चाहिए होती है क्लैरिटी, कि हमको सब कुछ पता होना चाहिए कि एग्ज़ैक्टली किस सब्जेक्ट्स में से कितना आ रहा है, कितना पढ़ना है, कितना रेलेवेंट है, कितना इर्रेलेवेंट है। तो इस सब के मामले में ना, ये इस टॉपिक के रिगार्डिंग मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज़ हो जाता है स्टूडेंट्स के मन में कि मैम ऐसे में टॉपिक क्या आएगा? अब मैं अगर आपको अपनी बात बताऊँ, तो मुझसे तो लिटरली बच्चे पूछते थे, मैम ऐसे में टॉपिक बता दीजिए, ऐसे का टॉपिक बता दीजिए, क्या दिया है, क्या नहीं दिया है। अब देखो, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ, थोड़ा-सा रीज़नेबल होके मैं बात करती हूँ। अगर मैंने आप लोग को टॉपिक बता दिया, या फिर किसी भी टीचर ने आप लोग को टॉपिक पहले से बता के रखा है, तो फिर आपके एग्ज़ाम देने का मतलब ही क्या रह जाएगा? जब आप पहले से ही अपने मन में प्रिपेयर करके जाओगे कि हाँ, ये टॉपिक दिया है मैम ने, इन सब पॉइंट्स को दिमाग में रख लेंगे, तो वो आपको अनकॉन्शियसली वो आपको और प्रेशराइज़ करेगा। आपके दिमाग में वो चीज़ बैठेगा भी नहीं, मतलब आपको इस बात के लिए आप कॉन्शियस नहीं हो पाओगे कि वो दिमाग में बैठ रहा है आपके, डर बैठ रहा है इस चीज़ को लेके। वो प्रेशराइज़ करेगा और आपको, और कुछ नहीं, ठीक है? तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जितना भी राइटिंग और रीडिंग सेक्शन है, इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। एक बात दिमाग में रखो कि आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही टॉपिक्स आप लोग को दिए जाएँगे, जो कि आप लोग लिख सकें। ऐसा नहीं है कि आप लोग को रॉकेट साइंस दे दी जाएगी, जो कि आपको मतलब ये पूछ लिया जाएगा कि बेटा बताओ नासा पे लिखो अब तुम ऐसे। तो ऐसे टॉपिक्स नहीं दिए जाते हैं आपको। बहुत ही रिलेवेंट और बहुत ही ईज़ी ब्रीज़ी टॉपिक्स देते हैं, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कितने अच्छे से प्रेज़ेंट कर सकते हो। तो अब हम लोग एक-एक करके, पहले ऐसे, फिर आर्टिकल, फिर रिपोर्ट, इन सब तीनों के बारे में हम बात करेंगे, और मैं आपको बताऊँगी इस सेशन में कि कैसे आप अपने एसे को अपीलिंग बना सकते हैं, कैसे आपको पॉइंट वाइज़ लिखना है, कैसे आपको पैराग्राफ डिवाइड करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर अडू हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले हम लोग बात करते हैं एसे की, ठीक है? अब मैंने आप लोग को ऐसे में तो बता ही दिया ऐसे का मतलब क्या होता है, और ये भी आप लोग को पता ही होगा, बहुत ज़्यादा डीप में इसके में जाने की ज़रूरत है नहीं। तो यूजुअली अगर मैं किसी टॉपिक से स्टार्ट किया, बहुत ही कॉमन सा टॉपिक लेते हैं, होली का लेते हैं।
क्योंकि अभी सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो मेजर फेस्टिवल्स जो हैं वो बीत गए हैं, और अब जहाँ तक ये वही होली आने वाला है हमारा, तो होली पे हम लोग ले लेते हैं अपना टॉपिक। अब मैंने आपको बोला बेटा होली द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, ठीक है। अब देखो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो इतने बेसिक से टॉपिक्स आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आए, हो सकता है कि थोड़े से टिपिकल और थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हो, बट हाँ जो टॉपिक स्पेसिफिकली रहेगा वो आप लोग उस पे लिख सकोगे, इतना दिमाग में रखना। मतलब ये नहीं सोचना कि आउट ऑफ द वर्ल्ड टॉपिक आ गया, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ऐसी चीजें नहीं चलेंगी। तो पहले हम लोग अभी इस पे फोकस करते हैं कि मान लो मैंने आपको होली पे ऐसे लिखने को दिया, तो आप लोग के दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना, कि हम लोग होली का त्योहार क्यों मनाते हैं, उसका रेलेवेंस क्या होता है। हमारे हिंदुइज्म में दो मेन फेस्टिवल्स होते हैं, एक होली एक दिवाली, ये बहुत बड़े मेजर फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग होली में क्या क्या करते हैं, क्या क्या खाने को बनता है, कैसे होली मनाई जाती है, ठीक है। तो जितनी भी चीजें हैं वो सब आपके दिमाग में एक बारगी स्ट्राइक करेगा। अब पॉइंट यहाँ पे ये अराइज होता है कि आपको कैसे उसको सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करना है सो दैट योर एसे लुक्स अपीलिंग। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ये मैंने खुद से मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अगर ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स अगर आप दिमाग में रखोगे तो ऐसे लिखना आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। किसी भी टॉपिक के बारे में आपको सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन मतलब जो भी टॉपिक आपको दिया हुआ है उसका मतलब क्या है, ठीक है, उसका रेलेवेंस क्या है, थोड़ा-सा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको देना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि अगर मैंने बोला कि बेटा आपको अपने स्कूल पे ऐसे लिखना है, तो यूजुअली आप लोग क्या करते हो, पहले बता दो ना कि मेरा स्कूल का नाम ये है, दिस पर्टिकुलर माय पर्टिकुलर स्कूल इज सिचुएटेड इन पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और पर्टिकुलर सिटी, ठीक है। और मेरे स्कूल में नियर अराउंड 6 टू 7,000 बच्चे हैं, जिसमें से 50 टू 50% बॉयज़ हैं, 50% गर्ल्स हैं, ऐसे ले लो, ठीक। उसके बाद हमारे यहाँ स्टाफ मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक। तो ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन चीज़ें हो गई जो आपको किसी भी टॉपिक में देनी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो आपको पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में जाना है। उसके बाद आप अपना डिवीजन करेंगे, डिवीजन ऑफ पैराग्राफ। अब मैम ये क्या मतलब हो गया, डिवीजन ऑफ पैराग्राफ का मतलब क्या होता है? देखो हर टॉपिक अलग तरीके का होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर टॉपिक के साथ एक ही चीज़ चलेंगी। हाँ, बट मैं आपको थोड़े से ओवरव्यू टाइप के दे सकती हूँ जो कि आपको दिमाग में आप बैठा सकते हो। इंट्रोडक्शन देने के बाद आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को डिवाइड कर दो। जैसे कि मान लो अगर मैं फेस्ट इसकी होली की बात करती हूँ स्पेसिफिकली, तो इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, मैंने एक काम करते हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ दिवाली की, सॉरी मेरे दिमाग में हट गया दिवाली, अभी हम सिर्फ और सिर्फ होली की बात करते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि भैया होली क्या होती है, ठीक है, कैसे मनाई जाती है, इंडिया में मनाई जाती है, ठीक है, ये सब मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद मैंने इसका दे दिया हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि हम लोग कोई भी जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो वो एक ट्रेडिशन के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, है ना। कि अगर अगर आप होली खेलते हो तो होली इतने सालों से खेली जाती है। अब क्यों खेली जाती है, होली खेलने का रेलेवेंस क्या है, उसके पीछे का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे वो हिरण्यकश्यप और होलिका दहन वाली जो कहानी होती है, ठीक है, ये सब आपको पता है कि होलिका दहन जब होता है तो ये वाली जो पूरी कहानी थी प्रहलाद वाली, उसके रिगार्डिंग ये होलिका दहन मनाया जाता है, उसके बाद होली मनाई जाती है, ठीक। तो आपको इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देना है, इसमें आप उसका रेलेवेंस दे सकते हो, पिछले की क्या कहानी थी हिस्ट्री में, ये सब आप लोग उसमें बता सकते हो। उसके बाद इसके एडवांटेज के बारे में बात कर लो कि इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं। देखो यूजुअली फेस्टिवल्स एक ऐसा ओकेजन होता है जहाँ पे हम लोग अपने फ्रेंड्स फैमिली से, जिन लोग से हम यूजुअली नहीं मिलते हैं, उन लोग से मिलने का हमको मौका मिलता है। अब देखो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली फैक्ट्स पे नहीं जाना है कि एडवांटेज क्या क्या होते हैं, ऐसे में आपके पास एक प्लस पॉइंट रहता है कि आप भरपूर अपने अंदर के इमोशंस का, अपने अंदर की फीलिंग्स का, अपने अंदर के इंटरप्रिटेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप ये नहीं लिख सकते, वो नहीं लिख सकते। हाँ, अब ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप होली के बारे में लिख रहे हो तो होली में जो आप गाना गाते हो वो भी गाने लिख दे रहे हो, तो ये वाला नहीं चलता है पर्सपेक्टिव। द पॉइंट इज कि आप अपनी इंटरप्रिटेशंस लिख सकते हो कि आपको क्या लगता है कि क्या क्या एडवांटेज होते हैं। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया, ये एक पर्सपेक्टिव हो सकता है कि यूजुअली हम लोग फेस्टिवल्स पे ही सब लोग से मिलते मिलते हैं, ठीक है।
ऐसे तो तुम लोग के पास टाइम नहीं रहता, अपना हम लोग पढ़ते रहते हैं, हर इंसान अपनी लाइफ में बिजी रहता है। बट फेस्टिवल्स के ओकेजन पे हम लोग क्या करते हैं, अपने लोगों से मिलने जाते हैं। आपने देखा होगा ना, होली पे लोग आपसे आपके रिश्तेदार हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, फैमिली, ये सब मिलने आते हैं। ठीक, तो ये वाला सीन एक हो जाता है। तो एडवांटेज, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके क्या क्या आपको लगता है एडवांटेज हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। अब एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा, सिंपल सी बात है। अब मैम फेस्टिवल के कैसे डिसएडवांटेज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जहाँ पे ह्यूमन बींग्स है वहां पे डिसएडवांटेज होना बिल्कुल भी जायज है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब डिसएडवांटेज की मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो कि होली है, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि होली का गलत फायदा उठा लेते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को फ्रैंकली बोलूँ तो मोस्ट ऑफ द पीपल गेट ड्रंक, ठीक है, और फिर इधर उधर पड़े हुए हैं, कोई मतलब का नहीं है, ठीक है, कहीं चौराहे पे पड़े हैं। तो आपने देखा होगा एक लिमिट के बाहर जब कोई चीज जाती है तो वो डिसएडवांटेज के कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, होली खेलो, बहुत लोग क्या करते हैं एकदम पागलों की तरह रंग लगाते हैं, जिसकी वजह से कभी आपके आंख में रंग चला गया, कभी मुंह में रंग चला जाता है, फिर उसकी वजह से भी दिक्कत हो जाती है आपको, आपकी तबीयत खराब हो जाती है। आपको पता है कि हाँ, आपको डॉक्टर ने पानी के रंग लगाने को मना किया, बट खेल-खेल में आके लगा दिया, तो वो भी आप लोग के लिए नुकसान होगा। तो अब बहुत आपने देखा होगा, अब तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है, स्ट्रीट एनिमल जितने भी होते हैं, उन लोग के ऊपर रंग फेंकते रहते हैं। ऑल्दो मैं इस चीज़ के बहुत ही खिलाफ हूँ इन सब चीज़ों के, तो आई डू नॉट प्रेफर एनिमल क्रुएल्टी, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट पुटिंग अप दैट पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग को एज़ अ डिसएडवांटेज के रूप में देखने को मिल सकती हैं, ठीक है? तो यहाँ से आप इसको अपने पैराग्राफ को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद मान लो कि आपने एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दिया, कंक्लूडिंग पैराग्राफ मान लो, ठीक? कंक्लूडिंग मान लो पैराग्राफ दे दिया। अब आपने एक टॉपिक के 4 पैराग्राफ में डिवाइड किया, एक टॉपिक को 4 पैराग्राफ में डिवाइड किया। अब जब आपने डिवाइड कर दिया है तो आप ऐसे नहीं लिखोगे, रुको मैं आप लोगों के लिए और सुंदर सा बना देती हूँ। मान लो कि ये आपकी कॉपी है, ठीक? डज़ नॉट लुक लाइक अ रेक्टेंगल, वेट, अच्छा सा बना देती हूँ। अब मैनेज कर लीजिए, ठीक है? मान लो कि ये आपकी कॉपी है, तो आपको लिखना कैसे है, ये मैं आप लोग को बताती हूँ। सबसे पहले आप लोग को स्टार्ट करना है कि मान लो आपने यहाँ पे लिखा होली फेस्टिवल ऑफ कलर्स, ठीक है? ये आपने टॉपिक डाल दिया। उसके बाद जब आपने लिखना डायरेक्टली स्टार्ट कर देना है। आपको स्पेसिफिकली हेडिंग नहीं डालनी है, इंट्रोडक्शन नहीं लिखना, डायरेक्टली आप लोग को इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो आप लोग को लिखना स्टार्ट कर देना है। बट आप लोग इंट्रोडक्शन हेडिंग नहीं डालेंगे, दिमाग में रखो, ठीक है? आपके पैराग्राफ से ही समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, इसमें इंट्रोडक्शन की ही बात हो रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ आप इसके एडवांटेज के बारे में लिख सकते हैं, ठीक? आपके पैराग्राफ पढ़ने से ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें एडवांटेज के बारे में ही बात हो रही है। नेक्स्ट आपने लिखा डिसएडवांटेज के बारे में, आपके पैराग्राफ पढ़ने से ही समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, इस पैराग्राफ में इसके डिसएडवांटेज की ही बात की जा रही है। अब इसका पॉइंट ये है कि आपने जिस तरीके से अपने पैराग्राफ को डिवाइड किया है, वो जो बेसिस ऑफ डिफरेंस, जो बेसिस ऑफ डिवीजन है, वो आपको शो नहीं करना है। ठीक है? बहुत बच्चे होते हैं कि दिखा देते हैं। ऑल्दो अगर आप लिखोगे भी तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, बट अगर आप नहीं लिखते हो, तो आपकी प्रेज़ेंटेशन इतनी अपीलिंग हो जाएगी उस टाइम पे कि आपको पता होगा, मतलब वो सामने वाला इंसान पढ़ना चाहेगा कि क्या लिखा है इसमें, ठीक है? तो ये सब दिमाग में रखना है आपको कि आपको स्पेसिफिकली दिखाना नहीं है। आपके क्योंकि आपने जो मैटर लिखा होगा उससे आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, इसमें इस पर्टिकुलर सेंस के बारे में बात हो रही है, ठीक है? तो ये आप लोग का हो जाएगा पूरा ऐसे का। अब सुनने में बहुत लोग को ईज़ी भी लग रहा होगा, बहुत लोग को थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स भी लग रहा होगा, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको अभी ये जब पूरा सेशन ओवर हो जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन तीनों टॉपिक्स के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो जाएँगे। मान के चलो कि अगर मैं ऐसे का 5 क्वेश्चन मैं आप लोग को देती हूँ, तो आपको इन टोटल 15 क्वेश्चंस मिल जाएँगे। 5 क्वेश्चन ऐसे राइटिंग के, 5 क्वेश्चन आर्टिकल राइटिंग के और 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके रिपोर्ट राइटिंग के हो जाएँगे। अगर आपने इन पाँचों को भी एक बार प्रैक्टिस कर लिया, एक बार कोशिश किया लिखने का, तो अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि हाँ, इसको लिखना कैसे, ठीक है? जब एक बार खुद से लिखना स्टार्ट करोगे तो फिर इस चीज़ की टेंशन ही खत्म हो जाएगी कि एग्ज़ाम में कौन-सा टॉपिक आ रहा है। क्योंकि ये हम लोग को नहीं पता होता है, कुछ भी दे देंगे बोर्ड्स वाले, तो मेरा तो कोई बोर्ड से कनेक्शन है नहीं कि मैं आप लोग को पता करके बता दूँ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो ऐसे आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आर्टिकल और रिपोर्ट पे। देखो, आर्टिकल और रिपोर्ट का क्या सीन होता है? सबसे पहले मैं आपको दोनों में सिमिलैरिटी और दोनों में डिफरेंस बताती हूँ।
सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों में एक पर्टिकुलर चीज, एक केस स्टडी होती है काइंड ऑफ, ठीक है। सबसे पहले दिमाग में रखो कि ये आर्टिकल जो होता है और रिपोर्ट, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि पर्टिकुलर कोई चीज हुई है, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है। अब जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में आर्टिकल छपते हैं, ठीक है, या फिर आपने लिखा भी होगा, कई लोगों ने लिखा भी है। तो आर्टिकल में क्या होता है कि आपको पर्टिकुलरली एक केस दिया जाता है, एक इंसिडेंट दिया जाता है, एक सीन दिया जाता है, जिसके बारे में आप लोग को लिखना होता है, ठीक है। दोनों में सिमिलैरिटी ये है। डिफरेंस क्या है कि आर्टिकल में आप अपना पर्सपेक्टिव रख सकते हो, आर्टिकल में आप अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव रख सकते हो, बट आपको रिपोर्ट राइटिंग में थोड़े से फैक्ट्स डालने होते हैं और यहाँ पे आपको अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव कम से कम रखना होता है, ठीक है। नहीं समझ में आया? अभी बताती हूँ। अगर मैंने आपको बोला कि देखो जैसे आजकल सोसाइटी में हमारे कोई भी टॉपिक ले लो, जैसे क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है, ठीक है। तो क्राइम रेट बढ़ने के में अगर मैं आपको बोलूँ कि बेटा इस पे आपको आर्टिकल लिखना है कि क्राइम रेट्स आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक? तो यहाँ पे आप अपना पर्सपेक्टिव लिख सकते हो कि हाँ, अपना सॉल्यूशन भी दे सकते हो कि इतना जिस कदर के क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, तो कौन-कौन से सजेशंस आप लोग देना चाहते हो कि जो कि गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी चाहिए, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स थोड़ी-सी रिड्यूस हो सकती हैं। या फिर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि कैसे क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, सब कुछ आपको अपने से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं वही रिपोर्ट राइटिंग की बात करती हूँ, तो वहाँ पे मैं आपको स्पेसिफिकली बोलूँगी कि क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, ये इसमें आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट में तब आपका डाटा आ जाएगा, मैंने बोला ना फैक्ट्स, तो यहाँ पे आपके जितने भी डाटा बेस्ड हो जाती है चीज़ें, वो सब आ जाएँगी कि कैसे आपको बताना है कि मतलब स्पेसिफिकली क्राइम रेट किस तरह से बढ़ रहा है, उसका रेट क्या है बढ़ने का। उसके बाद कौन-कौन से स्पेसिफिक जगह पे ज़्यादा क्राइम्स हो रहे हैं। तो ये जो पर्सपेक्टिव होता है ना, इस पे ज़्यादा आपको फ़ोकस करना है। तो ये आपका हो गया एक पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी और एक हो गया पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगेन पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी क्या होगा कि दोनों ही केस स्टडी होते हैं, मतलब पर्टिकुलरली किसी सीन पे बात कर रहे होंगे, फिर किसी इंसिडेंट पे बात कर रहे होंगे, किसी केस पे बात बात कर रहे होंगे। और यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि आर्टिकल में आप अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव भर-भर के दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सजेशन दो, सॉल्यूशन दो, जो भी आपको लगता है आप लिख सकते हो। बट रिपोर्ट राइटिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को रखोगे, अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव को कम से कम रखोगे। रख वहाँ भी सकते हो काफ़ी चीज़ों में, बट आपको कम से कम रखना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जहाँ पे आप अपना पर्सनल 80% रख रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपको अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव 20% का, ये मान के चलो, ठीक है? ये वाला पूरा सीन चलेगा। तो आई होप आपको दोनों का मीनिंग, डिफरेंस, सिमिलैरिटी सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे पॉइंट अराइज़ होता है कि मैम आर्टिकल राइटिंग या फिर रिपोर्ट राइटिंग लिखते कैसे हैं? तो सिंपल है, इसका कोई एज़ सच कोई अलग से कोई फॉर्मेट नहीं है, ठीक? सिर्फ़ इतना दिमाग में रखो, एक काम करती हूँ इसको मैं इरेज़ नहीं, इसको मैं लिखे रहने देती हूँ, ठीक है? आप सिर्फ़ इतना दिमाग में रखो कि लिखने का तरीका जो है उसके लिए कुछ एज़ सच कोई आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं कि आपको ऐसे ही लिखना है। इसका फॉर्मेट भी बहुत ही नॉर्मल सा है कि आपको सिर्फ़ यहाँ पे अपना नेम, ठीक है? और डेट, ठीक? डेज़िग्नेशन भी चाहो तो, ठीक है? उसके बाद अपना ये पूरे यहाँ पे आपकी मेन बॉडी और कंटेंट, ठीक है? सिर्फ़ इतना ही आपका पूरा फॉर्मेट कहलाएगा। तो इसके लिए ऐसे जितना कुछ टाइप्ड फॉर्मेट नहीं है, आपको सिर्फ़ इस पे फ़ोकस करना है कि आपका केस क्या है, आपको दिया क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अब इसमें भी बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि मैम इसमें कैसे क्वेश्चन्स आएँगे, फिर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है। सबसे पहले फ़ोकस करना है आपको कि एक केस क्या दिया हुआ है, केस पे फ़ोकस करो, ठीक है? कि क्वेश्चन में लिखा क्या गया है। उसके बाद जब आप उसके बाद उसको क्वेश्चन को पढ़ोगे, समझ में तो आ रहा होगा ना कि हाँ, किस बारे में बात की जा रही है, फिर पर्टिकुलर टॉपिक किस बारे में बात कर रहा है। बस आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली अपना, अगर आपको लगता है कि हाँ, मेरे दिमाग में ये पॉइंट आ रहा है, बस एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि राइटिंग सेक्शन में स्पेसिफिकली, क्योंकि इसमें लिखना ज़्यादा होता है, तो लिखने से पहले थोड़ा-सा ब्रेक लो, मतलब कह सकते हो कि 1-2 मिनट का ब्रेक लो। उसके बाद अपने ही दिमाग में सारे पॉइंट्स जो है ना, वो एक बार दिमाग में बैठाते चलो कि हाँ, पहले ये पॉइंट्स लिखेंगे, फिर ये पॉइंट्स, फिर ये पॉइंट्स। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से इसीलिए कीवर्ड्स का बताया था। अगर आपको पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक के लिए कुछ-कुछ चीज़ें दिमाग में आ रही हैं, तो उसका जो कीवर्ड्स है ना, वो आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर में या फिर रफ पेपर के साइड में कहीं पे भी लिख लो।
तो आपके दिमाग में रहो कि हाँ, पहले इसके बारे में बात करेंगे, फिर इस पर्टिकुलर कीवर्ड के बारे में बात करेंगे, तो एंड गोज़ ऑन, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। बस हाँ, ये मैं आप लोगों को बोलूँगी कि पहले अपने माइंड को मेकअप कर लो कि हाँ, कैसे-कैसे आप लोगों को ऑर्गनाइज़ करके लिखना है, उसके बाद लिखना स्टार्ट करो। लिखने के बाद बीच-बीच में मत सोचो बैठ के, क्योंकि फिर वो दिक्कत दे देता है, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट करता है। तो मुझको नहीं चाहिए कि आप लोग बिल्कुल भी स्ट्रेस में रह के ये सारी चीज़ें लिखो, और क्योंकि ये राइटिंग सेक्शन है तो होता ज़्यादा मार्क्स का है और प्लस ईज़ी भी होता है, स्कोरिंग भी होता है। देखने में लगता है बहुत टफ है, 10-10 मार्क्स का है तो कैसे लिखेंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग लिखना है, उसमें काम बन जाएगा आप लोग का। ऐसा नहीं है कि 10 मार्क्स का है तो 10 पेज लिखते चलो। अगर आपका 10 मार्क्स का है तो अगर आपने मुश्किल से 4 से 5 पेज भी लिखा है, सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। ठीक? उसके बाद हम बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग की। सेम गोज़ विद रिपोर्ट राइटिंग ऑल्सो। उसमें भी आप लोगों को एक सिचुएशन दी जाएगी, एक केस स्टडी प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें कुछ-कुछ डेटा आपके पास रहेंगे और कुछ-कुछ आपको अपने से ऐड ऑन करने पड़ेंगे। अब अगर बात की जाए डेटा की, तो मैम हर चीज़ के बारे में तो हम लोग को पता नहीं होता है। तो जितना भी आपको पता है उतना ही आप लिख दीजिए। कोई आपकी में कमेंट नहीं करेगा, कोई आपको उसको क्रिटिकली एनालाइज़ करने नहीं बैठा है। तो आपको जो भी आपको लगता है कि हाँ, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको क्या-क्या समझ में आता है, उन सब चीज़ों को आप लोग उसमें लिख सकते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं और ज़्यादा अभी क्लैरिटी तो नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि जब आप लोग कोशिश करेंगे, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, तब आप लोग को ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। तो इस वीडियो को, जब ये वीडियो भी सेशन जब खत्म हो जाएगा, तो फिर आपको जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए रहेंगे, उन सबको आप लोग एक बार ट्राई करना, ठीक है? एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, और अगर फिर भी नहीं आता है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने पर्टिकुलरली कौन-सा क्वेश्चन नहीं आया, मतलब क्वेश्चन नंबर भी अगर आप डाल दोगे तो चलेगा काम। क्वेश्चन नंबर डाल दो और लिख दो उसमें कि आपकी क्या क्वेरी है, कि नहीं समझ में आया, क्या पॉइंट नहीं समझ में आया, तो वो भी मैं आप लोग को एकदम अच्छे से क्लियर कर दूँगी, ठीक है? तो आई होप आपको ये पूरा जो ऐसे, आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट है, लिखने का तरीका, कैसे आप उसको प्रेज़ेंट कर सकते हो, कैसे आप उसको अपीलिंग बना सकते हो, पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें, और डरना बिल्कुल, घबराना नहीं है बिल्कुल भी इस चीज़ को लेके। आराम से प्रैक्टिस करो, 1 दिन में 1 ऐसे भी लिखने बैठोगे ना, को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? और इसमें 12th वाले में तो सिर्फ़ आपका एसे, लेटर और आर्टिकल, यही 3 चीज़ आती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार कोशिश करना, नहीं आएगा, आई एम देयर फॉर यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ।